आपको अपना लेबर बहुत करना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं? पुरानी जो क्लासेस है उनका रिवीजन करना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कुछ करना पड़ेगा। हमेशा ये नहीं होता है कि केवल हम क्लास में जितना करा दिया, हालांकि मैं तो करा रही हूँ, उससे बाहर आएगा नहीं, लेकिन फिर भी तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको करनी पड़ेंगी। प्रीवियस ईयर के केस पेपर्स को देखना, उनको सॉल्व करना, तो ये सब काम आप लोग करते रहो, ठीक है? ओके, चलो अब आप लोग आ जाओ। आज हमें क्या पढ़ाना है? कॉन्टिजेंट पढ़ाना है ना? ठीक है, चलिए सेक्शन निकालिए, एकदम याद कर लीजिएगा कौन सी चीज किस सेक्शन में है। अच्छा बताइए, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉज्ड है कंसेंट किसी की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा कि वॉइडेबल होगा? वॉइडेबल होगा मैम। किस सेक्शन में लिखा है? किस सेक्शन? 19 19 ए में लिखा है, ठीक है? ए में है, अनड्यू इन्फ्लुएंस बोला था मैंने। ओके, अगर दोनों पार्टीज फॉरेन लॉ के मिस्टेक में है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द अग्रीमेंट, तो वो क्या बनेगा? फॉरेन लॉ पर वॉइड होगा। ओके, और इंडियन लॉ पर मिस्टेक में है दोनों पार्टीज, तो वॉइड नहीं होगा, वॉइडेबल अब भी वॉइड ही होगा। इंडियन लॉ में मैम म्यूचुअल मिस्टेक में तो वॉइड नहीं आएगा दोनों में। वॉइड नहीं होगा, इंडियन लॉ तो वैलिड होगा मैम, वैलिड, क्योंकि इंडियन लॉ की जो वो है ना वो नहीं है। कल मैंने इसको बताया था आप लोग को सेक्शन, मैंने कहा वैलिड होगा मैम, वैलिड होगा, वैलिड होगा 21। आपको भारत का कानून नहीं पता है तो आपकी प्रॉब्लम है, एक्सक्यूज, लॉ का कोई एक्सक्यूज नहीं है ना। 21 में साफ साफ लिखा है, मैंने बताया था कि वैलिड होगा, ठीक है? वैलिड होगा, और इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आते हैं और गलत होते हैं। हेमा जी का आंसर सही था। चलो अब आप जल्दी से आ जाइए आप लोग। अच्छा ये बताइए, मैंने मिस्टर ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ओके, और कहा कि मैं अपना जो कमरा है आपको किराए पर देता हूँ मिस्टर बी को, और कहा कि दिन में तो आप इसमें कोचिंग सेंटर चलाओगे और रात में उसमें क्या कोई भी इमोरल एक्टिविटी, प्रोस्टिट्यूशन का धंधा हो गया, वो करोगे। बदले में जो मिस्टर बी हैं वो मिस्टर ए को 1 लाख रुपए महीने देंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वॉइड है, क्या है? मैम वॉइड है। कोचिंग तक तो वैलिड है, वैलिड है। कोचिंग तक वॉइड। वॉइड है, मुझे पता नहीं कोचिंग तक वैलिड है, मैंने तो 1 लाख रुपए, आपका आंसर होना चाहिए वॉइड है। अब मैंने बोला कि 1 लाख रुपए आप मुझे देना, 50,000 रुपए, सॉरी 30,000 रुपए जो दिन में कोचिंग सेंटर चलाओगे उसका किराया है, और बाकी का जो 70,000 है वो इमोरल एक्टिविटीज के लिए है। अब बताइए कहां तक वैलिड, कहां तक वॉइड? मैम 30,000 के 70,000 का होगा, वो मैम वॉइड होगा। स्टेपलर स्टेपलर कहीं रखा है, अंशी के पास है नीचे, अंशी के पास है, प्लीज ले लो उनसे भैया। हाँ चलिए अब ठीक है, पता है आपको, है ना? अब जल्दी से आ जाइए आप 31 पर। और एक ध्यान रखना, अग्रीमेंट ये विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन नेचुरल लव एंड अफेक्शन में ये बात जरूर ध्यान रखना, इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। ये नहीं है कि बस हमने सुन लिया और जल्दी से लव एंड अफेक्शन लगा दिया, राइटिंग और रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अब आ जाइए जल्दी से 31 पर, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया है चैप्टर 3 में, सेक्शन 31 है। एक तो याद रखना कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन में और ये होते क्या है। देखो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें डेफिनेशन दिया है, अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू। मैंने आपको टू डू और नॉट टू डू का मतलब बता दिया है क्या होता है। एक ही कॉन्ट्रैक्ट में 2 शर्तें हो सकती हैं। जैसे सबसे बढ़िया होता है किसी टीचर का, बेस्ट एग्जांपल है, आप मेरे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हो तो फिर आप कहीं और नहीं पढ़ाओगे। ओके, आप जैसे सरकारी नौकरियों में होता है ना, अगर आप सरकारी टीचर हैं तो फिर आप कहीं नहीं पढ़ाओगे। हालांकि वो एग्जांपल यहाँ पर लेना ठीक नहीं है, हम प्राइवेट वाला एग्जांपल लेते हैं कि आप अगर इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हो तो आप जो हमारे अदर कॉम्पिटिटर्स हैं आप कहीं और नहीं पढ़ाओगे। तो आइदर टू डू और नॉट टू डू। अब कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, आइदर टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। तो बात ध्यान रखिएगा, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा 2 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक 2 शर्तें आप समझ लो। एक तो होगा बेसिक कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मिस्टर ए ने कहा मिस्टर बी को कि मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगा। ओके, एक हो गया ना। कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग, क्या करना है, 1 रुपए देना है।
मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर बी से टू डू समथिंग, क्या करेगा वो? 1000 देगा। इफ सम कोलेटरल इवेंट हैपेंस और डज नॉट हैपन। अब कोलेटरल इवेंट का मतलब क्या होता है? भाई मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, लेकिन अगर कोई और घटना हो जाए या ना हो जाए, ये होना और ना होना, हैपनिंग ऑफ द इवेंट और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन ऑफ द प्रोमिसर। जैसे कि मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा अगर इस घर में आग लग गई, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा अगर वो शिप आ गई, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा अगर इसकी शादी हो गई, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा अगर तुम एग्जाम में फर्स्ट क्लास आए, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा अगर तुम दोस्तों के साथ मूवी देखने नहीं गए। तो आइदर टू डू और नॉट टू डू समथिंग। सो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज, अंशिका स्टेप कर दो, contingent contract is always based upon the happening of the, the performance of the contingent contract is always based upon either upon the happening of sub event, कि जैसे घर जल गया, शिप आ गया, शादी हो गई, ओके, फर्स्ट क्लास आ गए, तो ये हैपनिंग है, कुछ हो रहा है। तो अगर कुछ हो जाएगा तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट भी परफॉर्म हो जाएगा। और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, कि भाई कुछ नहीं होगा, जैसे शिप नहीं आया, घर में आग नहीं लगी। बात क्लियर है आप लोग को? सो एक जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं वो अलग है, इसमें, हाँ वो इसमें नहीं आएंगी। यस आएगा, लेकिन वो स्पेसिफिक तरह सा है, एक स्पेसिफिक तरह की वो हो जाता है। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें भी है कि अगर इतने टाइम में ऐसा इवेंट हो गया तो आपका ये पॉलिसी मिल जाएगा, आता है, बट वो फिर भी उन्होंने स्पेसिफिक कैटेगरी में रखा है, उसको मैं बताऊंगी आपको, ठीक है? उसका एक रीजन है जिसकी वजह से उसको हमने स्पेसिफिक, लेकिन अगर पीटी में आ जाए आपका इंश्योरेंस पॉलिसी तो आप इसमें लगा सकते हो, क्योंकि वहां पर भी एक कॉन्टिजेंसी डिपेंड होती है ना, कि अगर ऐसी इवेंट हो गया इतने टाइम के बीच में तो आपको मिल जाएगा। एक मिनट, मेरा पेन गिर गया, चलिए अब बात समझ आई। जरा इसकी इलस्ट्रेशन देखिए, एज इट इज इलस्ट्रेशन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ए कॉन्ट्रैक्ट टू पी, जैसे ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी रेट 10,000 ए बीज हाउस इज बर्न, है ना, मैं तुम्हें दूंगा 10,000 अगर घर में आग लग गई। दिस इज अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों है? क्योंकि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा कब? जब घर में आग लगने वाला कोलेटरल इवेंट हैपन हो जाए, ठीक है? तो अब आइए 32, 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत चांस होते हैं इसको आने के। 32 इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑफ द इवेंट हैपनिंग। अब देखो मैंने आपको बताया कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होंगे। एक तो कहीं बना लो आप, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट लिखो, और जैसे मैं बनवाती हूँ ना ऐसे करके, एक तरफ लेफ्ट साइड में एक डैश लगाइए और एक राइट साइड में, मतलब जैसे काइंड्स हो जाते हैं उस टाइप से। एक तरफ लिखो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ सम कोलेटरल इवेंट, और दूसरी तरफ लिखो कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ कोलेटरल इवेंट। ठीक है? किसी बात के घटित होने पर, किसी बात के घटित होने पर, और दूसरी तरफ लिखिए किसी बात के न घटित होने पर, घटित ना होने पर। 2 पॉइंट हो गए। अब 32 क्या कहता है? इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग। हमने लिखा ना ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट, ये 32 है कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग in an uncertain future event, or that event must be uncertain. Okay, uncertain होना चाहिए। Cannot be enforced by law unless and until that event happen. If the event become impossible, the contract becomes void। यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखो इसको आराम से समझ लो। जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा अगर घर में आग लग गई, तो ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है किस पर? हैपनिंग ऑफ द इवेंट पर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आप कब इन्फोर्स करा सकते हो? कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन दी हैपनिंग ऑफ इवेंट वाला है ना, घटना के घटित होने पर, तब कराओगे या तो वो इवेंट हैपन हो जाए, करेक्ट है, जब घर में आग लग गई, तो ये इन्फोर्स कराया जा सकता है। मतलब क्रक्स ये निकला, इफ द कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग ऑफ इवेंट, ओके, समाश्रित है ना, ये संविदा हमेशा किसी और बात पर आश्रित है, तो कब इन्फोर्स कराओगे? भैया इसी बात पे तो ये आश्रित है, डिपेंडेंट है कि घर में आग लग गया, घर में आग लग गई, आप इन्फोर्स करा सकते हो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी बात, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड हो जाता है? तो अगर ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इस बात पर डिपेंडेंट था कि घर में आग लग जाए, कुछ ऐसी चीज हो जाए कि इस घर में कभी आग लग नहीं सकती, ठीक, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा अगर बी की शादी सी से हो जाए, तो अगर बी की शादी सी से हो जाएगी तो 10,000 दे दूंगा, लेकिन अब बी की डेथ हो गई,
अब मुझे बताइए, क्या कभी बी की शादी सी से हो सकती है? इम्पॉसिबल। अब आप कब्र के चक्कर लगाने लगो वो अलग चीज है, लेकिन हो तो नहीं सकती ना, नहीं हो सकती। अब ये क्या हो गया? हैपनिंग ऑफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। द मोमेंट हैपनिंग ऑफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, दैट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। बहुत ही रेशनल है। आप कोर्ट जाओगे, कोर्ट कैसे इसको इन्फोर्स कराएगा? कोर्ट करा सकता है? नहीं करा सकता, क्योंकि पार्टी नहीं है। तो द मोमेंट हैपनिंग ऑफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, वो कोई भी रीजन हो सकता है। आप ध्यान लगाकर क्वेश्चन को पढ़ना पीटी में, और अगर वो इम्पॉसिबल हो गया देन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, वॉइड हो जाएगा। करेक्ट है? इसके इलस्ट्रेशन पर आइए। एज इट इज इलस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट से मिलते हैं। एक भी सेक्शन जो आपको पढ़ाया जा रहा है, इलस्ट्रेशन आपको छोड़ना नहीं है। A makes a contract with B to buy B's horse. If A survives C, the contract cannot be enforced by law unless and until C dies in A's lifetime. तो सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही है कि डिपेंडेंट है इसके ऊपर, ठीक है। A makes a contract with B, इन्होंने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है to buy B's horse, ओके, इनका B का घोड़ा खरीदने के लिए। लेकिन कब? If A survives C, ठीक है। खा, इसको हिंदी में भी पढ़ो। खास से का संविदा करता है कि यदि गा के मरने के पश्चात का जीवित रहता है ना, कि मतलब गा मर जाएगा, तुम लेकिन जीवित रहोगे, तो वह खा का घोड़ा खरीद लेगा, ठीक है। का से संविदा कर रहा है कि गा के मरने के बाद जब तुम जिंदा रहोगे तो मैं, ठीक है, जीवित रहा तो वह खा का घोड़ा खरीद लेगा। इस संविदा का प्रवर्तन विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता यदि और जब तक का के जीवन काल में गा न मर जाए। समझ आया? नहीं समझ आया? दोबारा समझाऊं? पहले बताओ, आया कि नहीं आया? आ गया मैम। आ गया? चलो ठीक है। वो डिपेंड, जो डिपेंडेंट कंडीशन है वो क्या है? गा की डेथ है, तो जब तक गा नहीं मरेगा तो इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, ठीक है। आज जिसको अगर नहीं आया किसी एक दो को, तो आप दोबारा पढ़ना। इसमें डिपेंडेंट कंडीशन है, मैंने बता दिया, जिस पर ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड है, वो ग की मृत्यु है। तो जब तक नहीं होगी तब तक इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। ये आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, आप दोबारा इलस्ट्रेशन को पढ़ना, आराम से आ जाएगा। अगर औरों को आ गया तो आपको भी आ जाएगा। सेक्शन 33, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। देखो, अब पहले वाला हमने पढ़ा ऑन दी हैपनिंग ऑफ द इवेंट, और 33 है नॉन हैपनिंग। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, माइक म्यूट कर लीजिए ज्योति, आप वैसे भी आप बिल्कुल भी ऑडिबल हो नहीं, ठीक है। 33, a contingent contract to do or not to do anything if an uncertain future event does not happen. A contingent contract to do or not to do anything if certain uncertain future event does not happen. एक बात को ध्यान रखना, contingent contract तो either to do something or not to do ही है। जो event है happening और non happening of the collateral event की बात कर रहे हैं, जिस पर ये आश्रित है, ठीक है। If an uncertain future event does not happen, ये कह रहा है कि मैं ऐसा काम करूंगा, लेकिन अभी जो in future uncertain event है अगर वो ना हो, can be enforced when the happening of the event becomes impossible and not before. देखो बिल्कुल सिंपल सा है। ये कह रहा है कि अगर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी ऐसी कंडीशन पर डिपेंडेंट है जो वो उसकी नॉन हैपनिंग पर इसकी परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आप कब इन्फोर्स कराओगे? आप बताओ, अगर मैंने कहा कि भैया ये शिप नहीं आई ना तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, तो आप बताओ इसको कब इन्फोर्स करा लोगे? तभी तो कराओगे जब इस शिप का आना असंभव हो जाए। क्योंकि मैंने अगर शिप, या तो कोई डेट आप रख लो कि भैया अगर 1 जनवरी तक नेक्स्ट ये शिप नहीं आई तो आप इन्फोर्स करा लेना, तो या तो भाई वो टाइम निकल जाए तो मैं इन्फोर्स करा लूंगा। लेकिन अगर कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है तो वो शिप तो फिर कभी भी आ सकती है ना, तो मैं कब इन्फोर्स कराऊंगी? मैं तब इन्फोर्स कराऊंगी जब इस कोलेट्रल इवेंट की नॉन हैपनिंग बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाए। जैसे हमने कहा कि अगर ये फ्लाइट गई है ना, जो अगर ये फ्लाइट वापस नहीं आई तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी। मुझे पता चला फ्लाइट जाते ही क्रैश हो गया, ओके, जो प्लेन है वो क्रैश हो गया, शिप जो है उसमें आग लग गई, मेरे पास प्रूफ है, मुझे पता है। आप बताइए ये शिप और ये फ्लाइट कभी वापस आएगी जिंदगी में? सेम तो कभी नहीं आ सकती, ठीक है। ये इम्पॉसिबल हो गया ना, नॉन इवेंट, जो नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट था ये हो गया ना, अब कभी नहीं आएगा। तो जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट पर डिपेंडेंट होते हैं उनका इन्फोर्समेंट आप कोर्ट से तभी कराओगे जब उनकी हैपनिंग इम्पॉसिबल हो जाए। समझ रहे हैं? कनेक्ट कर पा रहे हैं चीजों को? क्योंकि अगर हमने पहले इन्फोर्स करा दिया तो फिर वो बाद में नहीं आ जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भाई ये नॉन हैपनिंग है ना। इलस्ट्रेशन पर आइए, इसकी सेम इलस्ट्रेशन है जो आपको अभी बताया मैंने।
A agrees to pay B a sum of money if certain ship does not return, कि मैं तुम्हें एक निश्चित अमाउंट दूंगा, एक राशि दूंगा अगर ये शिप वापस ना आए. The ship is sunk, the contract can be enforced when the ship sink. मतलब अब ये डूब गई ना शिप, अब ये कभी नहीं आएगी, मतलब अब हमारा ये नॉन हैपनिंग हो गया, ठीक है, कंफर्म. अब हम इसको इन्फोर्स करा सकते हैं. तो ये ध्यान रखना, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग क्वेश्चन आ सकते हैं. इसके बाद आइए 34. मैम इसमें चीज का खत्म होना जरूरी है. हाँ, इम्पॉसिबल होना मैम इसमें जरूरी. चीज का खत्म होना जरूरी. यस. मैम ये इंश्योरेंस कंपनीज और ये सब इसी में आते हैं फिर? कॉन्टिजेंट वाला, हाँ, इंश्योरेंस इसमें आ जाएगा. यस. नॉन मैम जैसे चीजों का, ज्वेलरी का, ये हैपनिंग पर डिपेंडेंट होता है. मैक्सिमम टाइम इसमें कुछ कुछ हैपनिंग होती है. हाँ, क्या बोल रहे हो शीनू? मैम जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कोई लैंड हो गया, कोई, इन सब का जो इंश्योरेंस होता है वो इसी के अंडर आएगा मैम, कि अगर उसमें आग लग देखो, गई या इंश्योरेंस पॉलिसी destroy हो गया. अलग होती है. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से गवर्न होता ही नहीं है. पहली चीज तो कुछ चीजें हैं जो इंश्योरेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट के कुछ नियम लगते होंगे, अदरवाइज इंश्योरेंस पॉलिसीज अपनी अलग होती हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं. जब कहीं स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन नहीं होगा तब हम कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करते हैं. लेकिन अगर किसी का स्पेसिफिक लॉज है तो हम वो अप्लाई करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करेंगे, बताओ आप? वही करेंगे ना? तो उसमें वही अप्लाई होता है. जब दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो और उसका कोई स्टैट्यूट ना हो, कोई रूल्स रेगुलेशन बायलॉज ना हो, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करेंगे, बिकॉज इट इज द जनरल रूल ना, इट इज द जनरल लॉ ऑफ द लैंड. लेकिन अगर स्पेसिफिक रेगुलेशन है तो फिर हम उससे गवर्न होंगे ना. ठीक है. अच्छा मैम, ये क्या कहते हैं, इसमें अगर टाइम नहीं दिया हुआ है किसी भी उसमें संविदा में तो इसका टाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं. केवल जो है इम्पॉसिबल हो जाए बस. हो जाए, वो कभी भी हो जाए. थैंक यू. हमें पर्सनल, पर्सन टू पर्सन है. हाँ, देखो, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन द पर्सनल विजडम, चॉइस एंड इंटेंशन ऑफ द पार्टीज. कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल लॉ है ना भाई. पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट का मैंने पहले दिन ही बताया था, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट बिहाइंड द इनैक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट बिहाइंड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जस्ट टू इन्फोर्स द इंडिविजुअल विल ऑफ द पार्टी, है ना, कि भाई उन्होंने जो आपस में जो सहमत करके अग्रीमेंट किया कि उसको इन्फोर्स कराना, क्योंकि इंसान है ना, इसकी फितरत ही खराब है. आज अग्रीमेंट कर लिया, कल को इन्फोर्स नहीं करेगा, आपका पैसा ले जाएगा, आपका काम नहीं करेगा. तो इसीलिए लोगों की पर्सनल जो इंडिविजुअल विल है, इसको इन्फोर्स कराने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लाना पड़ा. तो ये तो पूरा पर्सनल विजडम पर काम करता है. आपको क्या शर्तें लगानी है, क्या नहीं लगाना है, ये आपके ऊपर है. जब आप टीपीए भी पढ़ोगे ना, आप टीपीए में भी देखोगे कि ट्रांसफर के टाइम भी पार्टीज देखो कुछ कुछ अपनी शर्तें लगाते हैं. तो वो पूरी तरीके से पार्टीज की अपनी इंटेंशन पर होती है. लेकिन जो पार्टीज की इंटेंशन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का काम है कि कोर्ट के थ्रू उसको इन्फोर्स कराना पार्टीज की इंटेंशन को. ओके, अब आओ जल्दी से आगे. ठीक है. तो फिर हाँ. इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कहाँ इस्तेमाल होते हैं? किस तरह के मैम कॉन्टिंजेंट? ये जो 30, हाँ था, हाँ जी. कहाँ इस्तेमाल होते हैं? पार्टीज करती होंगी कि भाई ऐसा हो गया, नहीं हो गया. जैसे कि अब मैं बताऊं आपको, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे ये घर खरीदना है. मैं घर तब खरीदूंगा, मैं आपका घर तब खरीदूंगा जब आप पूरा घर साफ कराकर, पेंट कराकर, जो टूट फूट है सारा मुझे मरम्मत करा के दीजिए. बताइए क्या हो गया ये? इट डिपेंड्स अपॉन दी हैपनिंग है ना, कि आप मुझे पूरा सब कुछ सही करा के दोगे तब मैं खरीदूंगा. तो कॉन्ट्रैक्ट ये और टीपीए के साथ मिक्स करके चलता है. ऐसे स्पेसिफिक थोड़ी ना लिखा होता है ये कॉन्टिजेंट है, हमें देखना पड़ता है. और ये बेसिकली थ्योरेटिकल रूल है, बट ये दिखते हैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में. अब आओ जल्दी 34 पर. व्हेन इवेंट ऑन व्हिच कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्टिजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल इफ इट इज द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन. सो ध्यान रखना, सेक्शन 34 is based upon deemed impossibility. लिख लो कहीं, deemed impossibility. deemed impossibility साफ साफ लिखा है. deemed तब होता है जब, देखो जब भी हम लगाते हैं ना deemed, इसका मतलब एक्चुअल हुआ नहीं है impossible, लेकिन हम मान के चल रहे हैं impossible हो गया. ठीक है. देखो क्या है, if the future event on which a contract is contingent, if the future event on which a contract is contingent is the way in which a person will act at an unspecified time, ठीक है, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which render impossible that he should so act
within any definite time or otherwise then under further contingency. कुछ समझ आया? नहीं आया होगा। देखो ये क्या कह रहा है कि आप इम्पॉसिबल तो हुआ नहीं है, लेकिन कभी कभी देखो क्या होता है, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर ए से कि ठीक है, मिस्टर ए ने कहा मिस्टर बी से कि ठीक है मैं तुम्हें दूंगा, हर महीने मैं तुम्हें खर्चा दूंगा 25,000 रुपए। आज के टाइम में अगर मान के चलो मैं तुम्हें हर महीने 40,000 रुपए दूंगा, ए ने मिस्टर बी से कहा, लेकिन केवल एक शर्त दूंगा, जब तुम मेरी ये जो बेटी है ना इससे शादी कर लो। बात समझ आया? अब इस बेटी ने या तो किसी और से शादी कर ली, इस बेटी ने ही किसी और से शादी कर ली। अब मुझे बताओ जो ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, पहले तो बताओ ये कॉन्टिंजेंट है कि नहीं? यस, इट इज द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 25-30,000 रुपए महीना देना is dependent upon the collateral event of the marriage between B and C. Okay? अब अगर इस C ने ही अब किसी और से शादी कर ली, और अगर ये हिंदू है, बिटिया है, और हिंदू भी नहीं है मुस्लिम भी है, मुस्लिम में भी महिलाएं नहीं कर सकती 4 शादी, पुरुष कर सकता है मुस्लिम में भी। तो अगर मान लो इस गर्ल ने दूसरी शादी कर ली, अब मुझे बताइए ये इम्पॉसिबल हो गया हैपनिंग कोलेटरल इवेंट की? Yes. अब देखो Yes, इसमें ma'am. डीम्ड क्यों लगाया कि मैम अगर इम्पॉसिबल है तो हम क्यों डीम्ड लगा रहे हैं? डीम्ड इसलिए लगा रहे हैं, हो सकता है ये सी कल को जिससे डी से शादी करिए इसको डाइवोर्स दे दे और दोबारा बी से शादी कर ले। पॉसिबिलिटी तो है ना, एक छोटी सी है, इसीलिए इसको डीम्ड इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। बात समझ आई? इसका इलस्ट्रेशन पढ़िए आप, ये है डीम्ड इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबल हुआ नहीं है लेकिन लगभग इम्पॉसिबल ही है। हम मान के चल रहे हैं कि अब जब सी ने शादी कर ही ली डी से, तो अब बी और सी की शादी कैसे हो पाएगी? तो एक तरह से ये इम्पॉसिबल हो गया। अब आइए इलस्ट्रेशन, ध्यान रखना डीम्ड इम्पॉसिबिलिटी 34। ए अग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी, ए अग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी। अरे यही सेम देखो इलस्ट्रेशन ही है, सेम मुझे देखो याद है इलस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट के ठीक है, सम ऑफ मनी इफ बी मैरिज सी, सी मैरिज डी, बिल्कुल सेम याद था देखो मुझे। द मैरिज ऑफ बी टू सी मस्ट नाउ बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। अब बता ही दिया मैंने तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑल्दो इट इज पॉसिबल दैट डी मे डाई। अब देखो इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा अंतर कर दिया। इस इलस्ट्रेशन में लिखा है कि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कल को डी की डेथ हो जाए और सी बाद में शादी कर ले बी से। मैंने बताया कि डाइवोर्स दे दे, दोनों में सेम चीजें हैं। तो ये आपका डीम्ड इम्पॉसिबिलिटी हो गया। ध्यान रखना इलस्ट्रेशन आ सकता है आपके एग्जाम में। अब आइए 35। When contract becomes void, which are contingent, when contract becomes void, which are contingent on happening of specified event within specified time. देखो अभी तक के हमने जो एग्जाम्पल देखे थे, अभी तक के हमने जो एग्जाम्पल देखे थे उनमें हमने कोई टाइम पीरियड नहीं देखा। हमने बस देखा कि भैया सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट किया और कहा कि अगर ये ऐसा हो जाएगा तो मैं तुम्हें इतना पेमेंट कर दूंगा, तो डिपेंडेंट था, कोई टाइम नहीं था। अब आप जो 35, 36 में देखोगे, यहाँ पर टाइम पीरियड आपको 35 में दिखेगा। देखो क्या कहता है, 35 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या कहता है, contingent contract to do or not to do something, anything if a specified uncertain event happen within a fixed time. अंडरलाइन करिए। तो अगर पीटी में क्वेश्चन आया फिक्स्ड टाइम 35 fixed time becomes void if at the expiration of the time fixed such event does not happen or if before the time fixed such event becomes impossible. बिल्कुल अच्छा सा एग्जांपल है। ये कह रहा है जैसे मिस्टर ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर बी से, इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा अगर 5 बजे सुबह तक ये फ्लाइट वापस आ गई, क्योंकि मौसम ऐसा है ना, मुझे नहीं लग रहा फ्लाइट आ पाएगी 5 बजे तक। ओके, जैसे ही 5 बजकर सुई आगे हुई, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया ना, क्या हो जाएगा, इस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बिकम्स वॉइड। अब आप इसके एनफोर्समेंट के लिए नहीं जा सकते। पहली चीज, जैसे ही टाइम खत्म हुआ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। दूसरी चीज, 5 बजा तो नहीं था लेकिन 3 बजे हमें जानकारी मिली कि ड्यू टू वेड वेदर क्या हो गया, ये जो प्लेन था वो क्रैश कर गया। क्या हो गया बताइए, टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ लेकिन इसकी हैपनिंग इम्पॉसिबल हो गई। बात सबको समझ आ रहा है? तो अगर टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब्ड है, तो अगर टाइम एक्सपायर हो गया और वो हैपनिंग नहीं हुई उसकी, या अभी टाइम बाकी है लेकिन किसी कारण से अब उसकी हैपनिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया, तो भी वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड हो जाएगा। समझ आ गया सबको? मैम वो डोमिनोज का पिज्जा वाला इसमें एग्जांपल आ जाएगा ना, 30 मिनट्स नहीं तो फ्री।
डोमिनोज की क्या कि अगर इतनी देर में नहीं आया हाँ तो जी, हम पैसे नहीं देंगे ना। हाँ, और क्या, हम पैसे देते भी नहीं है। हाँ हम पैसे जी। वाले इंसान है, दे देना चाहिए। उनकी बेचारों की ना पैसे कट जाते हैं। अगर आपके घर में ओवन है तो लेके आप उसको गर्म कर लिया करिए, उनके बेचारों के पैसे कट जाते हैं, पता है, उतनी तेज नहीं नहीं दौड़ते हैं। मैम, उन्हें 3 वार्निंग मिलती है। क्या मिलती है? 3 3 वार्निंग। तीन अगर वार्निंग मतलब क्या? 3 3 बार से ज्यादा वो लेट हो जाते हैं ना कहीं, तब तो कटते हैं। एक पता नहीं कितनी डिलीवरी करते होंगे ना वो एक महीने में, तो नहीं 3 नहीं से मैम, ज्यादा तो हाँ नहीं होता है। देखते हैं देहरादून में जिस दिन जब बारिश होती है ना, बस उस दिन लेट होता है। हाँ, लेकिन चलो, लेकिन ये इसमें आएगा, फिलहाल इसमें आ जाएगा। यस, हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, हम पेमेंट नहीं करेंगे। चलो अब आ जाओ सेकंड पैराग्राफ पर। When contract may be enforced which are contingent on a specified event not happening within a fixed time. Contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event does not happen. तो देखो सेक्शन 35 में ही दोनों चीजें हैं, कोलेटरल इवेंट की हैपनिंग और कोलेटरल इवेंट की नॉन हैपनिंग। ध्यान रखना, फर्स्ट पार्ट हैपनिंग की बात करता है और टाइम पीरियड निकल गया और वो इवेंट हैपन नहीं हुआ तो आपका वॉइड हो जाएगा। दूसरा कह रहा है जब कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नॉन हैपनिंग पर डिपेंड होता है विद इन स्पेसिफाइड टाइम, कि अगर सुबह 5 बजे तक ये नहीं आया, may be enforced by law when the time fixed has expired, okay, and such event does not happen, or before the time fixed has expired it becomes certain that such event will not happen. बात समझ आया आपको? तो बिल्कुल सेम है जैसे हैपनिंग का है, यहाँ पर केवल नॉन हैपनिंग है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जब नॉन हैपनिंग पर डिपेंड था विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड मे बी इन्फोर्स्ड व्हेन द टाइम हैज एक्सपायर्ड, वो टाइम एक्सपायर हो गया, ठीक है, या फिर वो टाइम एक्सपायर हो गया, या तो इवेंट हैज नॉट हैपेंड और बिफोर द टाइम इट बिकम्स इम्पॉसिबल, ठीक है, दैट सच इवेंट विल नॉट हैपन। मतलब ये पता चल जाए, सॉरी ये पता चल जाए बिफोर द टाइम फिक्स्ड हैज एक्सपायर्ड if it becomes certain that such event will not happen. जैसे कि मैंने कहा एक वही 5 बजे तक अगर शिप नहीं आई, पहले वाले में मैंने बोला था 5 बजे तक अगर फ्लाइट आ गई, अब मैंने बोला है टाइम पीरियड कर लिया कि अगर ये 5 बजे तक फ्लाइट नहीं आई तो क्या होगा, तब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूंगा। टाइम पीरियड भी एक्सपायर नहीं हुआ लेकिन मुझे पता चल गया कि ये क्रैश हो गया, अब बताओ हैपन होगा? अब ये बताइए कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा? वॉइड होगा मैम, क्योंकि क्रैश हो गया। क्यों वॉइड होगा? वॉइड हो जाएगा। अब क्यों वॉइड होगा? मैंने क्या बोला? contingent contract, the enforcement of contingent contract depends upon the non happening of the event, ठीक है। और जब मुझे पता चल गया कि अब ये होगा ही नहीं तो अब इन्फोर्स कराओगे कि वॉइड कराओगे? इन्फोर्स कराओगे ना। और बताओ भाई, मैंने कहा कि 5 बजे तक ये शिप नहीं आई, ठीक है, तो भी मैं 10,000 दूंगा। मुझे 3 ही बजे पता चल गया कि भैया ये तो क्रैश हो गया, ये तो डूब गई, शिप डूब गई। अब बताओ इन्फोर्स करा लोगे, सामने वाले से पैसे ले लोगे या कहोगे नहीं वॉइड हो गया? उल्टा समझ गए। यस, इन्फोर्स करा लोगे। इसको ध्यान से समझना कि हैपनिंग है या नॉन हैपनिंग है। एक बार क्लास के बाद दोबारा पढ़ना, लेकिन मैंने एकदम क्रक्स बताया आप लोग को। जब हैपनिंग है तो हो जाएगा, तो वैलिड होगा, और नॉन हैपनिंग है तो नहीं होगा, तो होगा। ओके, तो इसका इलस्ट्रेशन देखिए। promises to pay B a sum of money if certain ship return within a year, the contract may be enforced if the ship returned within a year, okay, and becomes void if ship burnt within a year. तो अगर शिप आ गई तो इन्फोर्स करा लेंगे, शिप जल गई तो वॉइड हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही है। दूसरा वाला इलस्ट्रेशन ये नॉन हैपनिंग पर है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एच वाला, तो इसको भी आप देख लो। ये promises to pay B असम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्टिजेंट के इलस्ट्रेशन, एकदम इनको रट लेना। A promises to pay B a sum of money if certain ship does not return. इन्हें कहा मैं तुम्हें दूंगा पैसे अगर ये शिप नहीं आई 1 साल में। The contract post if the ship does not return, एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए, does not return within a year, ये हम इन्फोर्स करा देंगे अगर ये 1 साल के अंदर नहीं आती है। और if the ship burn, क्योंकि हमारा इवेंट नॉन हैपनिंग का था। यस बताइए मैम, इसमें इम्पॉसिबिलिटी तो मस्ट नहीं है, जैसे पहले 30 उसमें आपके 32 और 33 में थी, कुछ चीजों खत्म है। इम्पॉसिबिलिटी मस्ट नहीं है। मस्ट कहने का मतलब है कि ये इन्फोर्स ही नहीं हो गया अदर देन द इम्पॉसिबिलिटी, ये मत कहिए। इम्पॉसिबिलिटी में बी अ रीजन, ठीक है। अगर कोई चीज करने की है, बहुत अपनी डेली लाइफ में करो ना, डेली लाइफ में करो,
ठीक है। डेली लाइफ में आप कहो कि बिटिया अगर तुमने क्लास में टॉप किया ना तो मैं तुम्हें इस बार कोई नया सा अच्छा सा कुछ, अब स्कूटी है कोई भी 5G है ना, वो मैं तुम्हें दिला दूंगी। ठीक है। अब आपकी बिटिया के जो एग्जाम में मार्क्स आए हैं, अभी अब केवल एक एग्जाम बचा है, बाकियों का जो परफॉर्मेंस है उसको देखकर आपको पता है कि ये पास हो जाए तभी बहुत बड़ी बात है। तो आप मुझे बताइए, बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है कि आपकी बेटी टॉप कर जाए, है ना, क्योंकि उसका पास ही होना मुश्किल पड़ रहा है, तो टॉप तो नहीं करेगी क्योंकि और बच्चे उससे बहुत एज पर है। तो ये क्या है, जस्ट बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा है। तो अब ये वो आपने जो हैपनिंग की बात करी थी वो नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे कराओगे आप? तो इम्पॉसिबिलिटी में बी अ कॉज, जरूरी नहीं है, ये एक कारण हो सकता है, लेकिन केवल इम्पॉसिबिलिटी थोड़ी ना है, ये एक ग्राउंड हो सकता है कि इसकी वजह से भी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर फर्क पड़े। अब आओ 36, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी भैया। अग्रीमेंट कॉन्टिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड, बहुत ही अच्छा है, ये मैंने आपको कई बार बताया कि वॉइड होगा या नहीं होगा। आपका एक सिंगल क्वेश्चन पीटी में गलत नहीं होगा अगर आप एक जज बनकर वहां पे चेक करने लगना। आप सोच लेना थोड़ी देर के लिए मैं जज बैठा हूं और मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई है, बस मुझे चेक करना है। आप सारे रैशनल हो, आपको पता है कि मेरे सामने ये कॉन्ट्रैक्ट आया, आप एज ए जज सोचो आप इसको इन्फोर्स करा दोगे क्या? अब जैसे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जैसे ये मैंने आपको बताया था कि जब दो स्ट्रेट लाइन बिना मुड़े हुए मिल जाएं तब मैं आपको 1 लाख दूंगा। मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा जिस दिन सूरज पश्चिम से निकल आए। मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा जब जो लड़की मर चुकी है ना इससे शादी कर लो। ये बताइए, ये सारे इम्पॉसिबल इवेंट है कि नहीं है? और कॉन्टिंजेंट है क्योंकि इनका परफॉर्मेंस किसी दूसरे कोलेटरल इवेंट पर डिपेंड है। तो आप बताओ, आप जज हो गए, आप कहोगे कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट है इसका, क्या आप चले आए हो इन्फोर्समेंट कराने, ये मैं कैसे इन्फोर्स करा दूं, वो तो मर चुका है। वॉइड बताओगे, उसको डिक्लेयर करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल सिंपल है, बस आप सेक्शन नंबर याद रखना कि जब कॉन्टिंजेंट अग्रीमेंट किसी इम्पॉसिबल इवेंट पर कि हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पर डिपेंड हो तो ऐसे कॉन्टिंजेंट अग्रीमेंट वॉइड होंगे फिर से, और जब वॉइड होंगे तो इनका एनफोर्समेंट नहीं हो पाएगा। दोनों एग्जांपल जो मैंने बता दिए वो आपके इलस्ट्रेशन में लिखे हुए। क्लियर है? अब आ जाओ जल्दी से सेक्शन 37, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। देखो, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत जरूरी है। आप लोगों ने लीगल मैगजीन पढ़ी होगी, यूबी जस्ट इबी रिमीडियम, हाँ, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। बिना यूबी जस्ट इबी रिमीडियम के कोई मतलब नहीं है। अब आपने बड़े सारे राइट डिक्लेयर कर दिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि पार्टीज कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, उनके टर्म कंडीशन हो सकते हैं, सब बातें हमने बता दी कि पार्टीज अपने मन से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो 2H कहता है कि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। मतलब कि अगर कोई भी पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया तो हम जाएंगे उसके इन्फोर्समेंट के लिए। ये बात कहाँ कही है? सेक्शन 37 में कही है कि ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये पार्टीज का ऑब्लिगेशन है कि उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमने सेक्शन 37 बनाया ही ना होता तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई मतलब नहीं होता। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 ना होता तो पूरे FR बेकार थे, पार्ट 3 बेकार। इन द सेम मैनर अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 37 ना हो तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेकार। देखो क्या कहता है, the parties to a contract must either perform either perform or offer to perform their respective promises। ये कह रहा है पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की ए और बी, वो या तो परफॉर्म करें या एटलीस्ट ऑफर करें अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का, देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस, जो उन्होंने प्रॉमिस किए। जैसे शादी में फूल वाले ने कहा कि भैया मैं आ जाऊं फूल लगाने, आप कहते हैं हाँ ये एड्रेस है आ जाइए, या वो डायरेक्ट एड्रेस पे चला आया, या तो वो ऑफर करे। इन दोनों का बहुत मतलब है। देखिए लॉ में ना कोई सिनोनिम नहीं होता है, लॉ में कभी कोई सिनोनिम नहीं है कि ये नहीं तो वो, दोनों का अपना इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन होती है। आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म, दोनों आपको आगे मिलेंगे। या तो उसने खुद परफॉर्म कर दे, या परफॉर्म करने के लिए एटलीस्ट, जैसे फोन वाला है, कैटरिंग वाला है, आप एड्रेस तो बताओ बेचारा तभी तो आएगा, या तो करे या तो ऑफर करे। देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है। सो व्हाट इज द जनरल रूल? जनरल रूल इज दैट कि पार्टीज आर बाउंड बाय देयर प्रोमिसेस, okay, and they have to perform their respective promises or either offer to perform। ठीक है, unless and until the performance is excused by the parties, या तो भैया पार्टीज ने
अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ प्रोविजन आपको लिखेंगे, लाइक नोवेशन है, लाइक अल्टरेशन है, लाइक सेक्शन 63 है, 62, 63, ये कुछ प्रोविजंस हैं जहां पर पार्टी परफॉर्मेंस को एक्सक्यूज कर सकता है। लाइक सेक्शन 39 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो अगर आपने एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा होता है सेक्शन 39 में, तो जो अग्रीव्ड होता है उसको राइट है वो या तो परफॉर्म करा ले या तो एक्सक्यूज कर दे, जाने तो तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, हम नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो या जब तक पार्टी ने एक्सक्यूज ना किया हो तब तक जो पार्टीज हैं उनको अपनी अपनी रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस को परफॉर्म करना पड़ेगा। इट इज द जनरल रूल। अब आइए, प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेकंड पैरा 37 का। Promises bind the representative of the promiser in case of the death of such promiser before performance unless a contrary intention appear from the contract। देखो, एक जनरल रूल आप समझ लो ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर लो। पहला कि अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सो ये मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर द पार्टीज, ओके। अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, then according to the provision of Indian Contract Act both the parties are bound to perform their respective promises। दोनों को करना पड़ेगा, या तो फिर ए ने बी को माफ कर दिया हो या बी ने ए को माफ कर दिया हो, या सब्सिक्वेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया हो, कोई अग्रीमेंट किया हो कि भैया तुम ना करो, अब तुम एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गया कि भैया हमें तुम पे भरोसा ही नहीं है, अब तुम छोड़ो, अब हमें तुमसे नहीं कराना, तो करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये क्या होता है, कभी मिस्टर ए और बी ने कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, अब आपको तो पता नहीं है ना, डेथ तो बहुत ही एक अनसर्टेन है, आप कभी भी किसी की भी डेथ हो सकती है, हमें पता नहीं है कि कब कौन मरने वाला है। मान लो ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया और बी की डेथ हो गई, अब ए बेचारा तो पैसा दे गया, अब क्या होगा? सो कहीं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस पार्टी के डेथ के बाद उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से भी कराई जा सकती है। 37 का सेकंड पैराग्राफ कहता है, जैसे आप डेली लाइफ में देखो, आप गए दुकान पर और आपने अंकल जी से कहा, अंकल जी बहुत अच्छी अच्छी साड़ियां दिखा दो बनारसी, आपके घर में फंक्शन है और आपने खूब सारी 100-200 साड़ियां खरीद ली, आप स्कूटी से गए थे, अब आपके पास इतनी तो फुर्सत नहीं है और आपके पास इतनी सुविधा भी नहीं है कि आप स्कूटी में 200 साड़ियां ले आओ। आपने उनको अंकल जी को पेमेंट किया और अंकल जी बड़े बुजुर्ग हैं, बैठे हैं काउंटर पर, और अंकल जी से कहा, अंकल जी मेरे यहाँ इस दिन को शादी है, आप सारा मटेरियल घर भिजवा दीजिएगा। अंकल जी ने कहा ओके, लेकिन आपके जाते ही अंकल जी ने इतना, कभी अंकल जी की इतनी साड़ियां बिकी नहीं थी, सारा पैसा देखते ही अंकल जी को हार्ट अटैक आ गया और उनकी हो गई डेथ। अब आप बताओ, क्या अंकल जी के जो बेटे हैं, जो बेटे दुकान पे बैठते हैं, क्या वो अपनी इस प्रॉमिस को जो उनके पापा ने करा था कि हम 200 साड़ियां आपके घर भिजवाएंगे, दे आर बाउंड? अब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ो ही मत, आप बताओ बाउंड है कि नहीं है? Yes, ma'am. Yes है। आप बिना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े, आज का हर आदमी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रोविजन जानता है। अगर आप नहीं, गांव का आदमी भी जानता है कि अरे तुम्हारे पिताजी मर गए तो क्या हुआ, पैसे तो हमने उनको दिए थे, आप लेके आओ, तो सेम प्रोविजन कहता है, लेकिन सेम प्रोविजन, बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होंगे जो स्किल बेस्ड होंगे, उनमें आप नहीं करा सकते। जैसे मेरे घर में शादी थी, मैंने नौरा फतेही के डांस के लिए रखा, अब नौरा फतेही का पैर टूट गया या नौरा फतेही की डेथ हो गई, भगवान ना करे, तो अब उनकी छोटी बहन है कोई, तो आप क्या उनसे परफॉर्म करवाओगे? नहीं, क्योंकि जिस, है ना, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा उनका डांस देख के। इन द सेम मैनर मैंने कौन सी सिंगर है आजकल बहुत फेमस है, नेहा कक्कड़, है ना, मैंने उनका गाना गवाना था, उनका गला खराब हो गया या भगवान ना करे कुछ ऐसा हो गया उनके साथ, तो मुझे उनकी छोटी बहन के से गाना नहीं गवाना। तो ये सेम चीज है, जनरल जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें क्या होता है, जैसे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हम एलआर के अगेंस्ट करा लेते हैं, बट जो पर्सनल क्वालिफिकेशन पर, जैसे टीचिंग का है, अब मैं पढ़ा रही हूँ, अब मुझे कुछ हो गया तो मेरी कोई छोटी बहन भी है वो भी पढ़ाती है, तो आप उससे पढ़ना पसंद करोगे? कहोगे नहीं मैम, हमें तो आपसे पढ़ना था, हमें नहीं अच्छा लग रहा उनका। तो सेम चीज है, जो पर्सनल क्वालिफिकेशन पर बेस्ड होता है उसका परफॉर्मेंस आप एलआर से नहीं करा सकते हो, लेकिन बिजनेस ट्रांजेक्शन करा सकते हो। समझ आ गया सबको? जी, ये सब डेली लाइफ के हैं, आपको बहुत आराम से समझ आ रहा है ना? इस केस में अगर जैसे परफेक्ट टाइम दिया हुआ है कि शादी वाला घर है और शादी इस डेट को है, तो अगर बाय चांस उस तक वो जो उसके हैं वो नहीं पहुंचाए, तब भी इनको मतलब कि वो क्या कराओगे? शादी के बाद क्या और आएगा आपको? बताओ, नेहा कक्कड़ गाना सुनने, बताओ कोई आएगा? कोई नहीं आएगा, बेइज्जती अलग से हो गई आपकी, है ना? आपने कार्ड में छपा दिया था अलग से, परफॉर्मेंस बाय नेहा कक्कड़, अब नेहा कक्कड़ नहीं आई, दूसरे दिन कहती है अब मैं रेडी हूँ। बताओ, आप ब्रीच तो हो गया, अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस थोड़ी ना कराएंगे, हमें जरूरत ही नहीं है, हम तो डैमेजेस लेंगे ना इस सिचुएशन में। ओके, बहुत ही जनरल है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अच्छा कोई एक्ट नहीं है अगर आप डेली लाइफ में इसको कनेक्ट करके पढ़ो। तो ये सारी इलस्ट्रेशन है, जो मैंने एग्जांपल दिए हैं वो ही इलस्ट्रेशन में लिखे हैं ए और बी में, इसलिए मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको वही समझा दिया।
ए वाला अंकल जी वाला एग्जांपल था दुकान वाला, और बी वाला जो एग्जांपल है रिप्रेजेंटेटिव वाला। ओके, आपको मैंने बता दिया स्किल पर बेस्ड है तो आप एलआर के अगेंस्ट मत कराइए, और अगर नॉर्मल ट्रांजैक्शन का है तो करा दीजिए। अब आइए 38 में, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ प्रॉमिस परफॉर्मेंस। देखिए बहुत अच्छा ये है प्रोविजन। व्हेन अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर नॉट परफॉर्मेंस नॉर does he thereby lose their right under the contract। देखो बड़ा अच्छा है, आपको घर में डेकोरेशन करानी है, आपने कहा भैया मेरे यहाँ शादी है और पूरा घर मेरा फूलों से एकदम सजा होना चाहिए, उसने कहा ठीक है, आपने पेमेंट कर दिया उसका आधा, और आधा शादी वाले दिन करना था। अब वो बेचारा फोन कर करके परेशान है कि मैडम एड्रेस तो बता दो, आप अपनी शादी के प्रोग्राम में इतने बिजी हो कि आप उनको एड्रेस ही नहीं बता रहे हो। क्या है ये? ऑफर टू परफॉर्म। उसने ऑफर किया परफॉर्म करने के लिए, लेकिन आपने उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। आप फोन कर रहे हो, हाँ भैया बता रही हूँ, हाँ भैया बता रही हूँ, जब आधी रात आ गई 8 बजे तो आप अचानक कहा यार मेरा तो घर ही नहीं सजा, अब क्या होगा? तो अब वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब पढ़ो 38, देखो क्या कहता है। वेयर अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर, फुल वाला प्रोमिसर है, वो बार बार ऑफर कर रहा है कि सजाना है, एड्रेस तो बताओ, घर में डिलीवरी करानी है, एड्रेस तो बताइए। The offer has not been accepted, but that offer has not been accepted. The promiser is not responsible. अब promiser responsible नहीं है for non performance। अब कल को जाके कहो कि भैया ब्रीच कर दिया इसने कॉन्ट्रैक्ट, उसने नहीं किया, आपने उसके ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं किया। यही लिख रहा है, nor does he thereby lose his right under the contract। अब वो अपने किसी अधिकार को लूज नहीं कर रहा है। लूज नहीं कर रहा है इसका मतलब कि उसके भी तो कुछ राइट होंगे कॉन्ट्रैक्ट में, उसको आपको पैसा देना पड़ेगा। भाई उसने इतने फूल खरीद लिए, उसके तो फूल रात में खराब हो जाएंगे, गर्मी का सीजन है, तो आपको तो पैसे देने पड़ेंगे। ये आपकी गलती है कि आपने उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। इसमें आइए, इवन सच ऑफर मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। अब ये जो ऑफर है भैया वो भी सही होना चाहिए। जैसे मैंने बोला था, जैसे आपने मूवी देखी है वो कुछ है ना, बैंड बाजा बारात, शायद अनुष्का शर्मा और कौन सा वो हीरो था, रणवीर सिंह। वो लोग क्या करते हैं, वेडिंग प्लानर होते हैं ना, उसमें आपने देखा होगा लास्ट में ना लड़ाइयां होने लगती हैं जब उनका ब्रेकअप हो जाता है कि ये वाले फूल बोले थे तुमने, ये वाले कैसे लगा दिए, याद आ गया? ऐसे ही मान लो मैंने बोला था कोई बड़े पता नहीं कौन कौन सी फूल, बहुत अच्छे अच्छे फूल आते हैं, तो मैंने ना कोई स्पेशल फूल बताए थे, वो ही लगने थे। अब आप कह रहे हो मैडम वो नहीं मिले हैं, मैं उनकी जगह दूसरे लगा रहा हूँ। ये क्या है? इट मस्ट बी अनकंडीशनल, दैट ऑफर मस्ट बी अनकंडीशनल। अगर ऑफर कंडीशनल है कि भाई ये वाला नहीं वो वाला, मैंने आपकी जो कैटरिंग थी इसमें जो आपके यहाँ का बेस्ट रसगुल्ला था मैंने वो बोला था, लेकिन आप कोई नॉर्मल वाला रसगुल्ला लेके चले आए तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ओके, तो दैट ऑफर मस्ट बी अनकंडीशनल, तभी 38 लागू होगा। ठीक है, इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम। ये ऑफर भी प्रॉपर टाइम में। अब मेरे यहाँ 8 बजे डेकोरेशन होनी थी, तुम 7:30 बजे फोन कर रहे हो, मैडम एड्रेस बता दो, मुझे नहीं करवानी तुमसे डेकोरेशन, क्योंकि आधे घंटे में तुम क्या कर दोगे। ऐसे ही अप्रोप्रिएट, प्रॉपर टाइम पर होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस पर होना चाहिए। मुझे डिलीवरी मेरे घर पे चाहिए थी 200 साड़ियों की, आप हजरतगंज चौराहे पे खड़े हो, मैडम किसी बंदे को भेज दो साड़ियां ले जाए, मैं क्यों लूंगी? मैं ये ऑफर रिजेक्ट कर सकती हूँ। ओके, under such circumstances that the person to whom it is made may have a reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made, hello, हाँ आप ठीक है आप ना मुझे आधे घंटे में कॉल करिए, अभी मैं क्लास ले रही हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। It is made may have a reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there and there to time whole of he is not bound to promise to do। सिंपल सा है, बहुत एग्जांपल मैंने आपको क्लियर बता दिया कि एक्यूरेट टाइम पर हो, रीजनेबल टाइम हो, रीजनेबल प्लेस हो। अब तुम कुछ भी बता दोगे, साड़ियां लेना है तो मेरी दुकान आओ, अब मेरे पास टाइम नहीं है, फूल सजवाना है तो किसी को भेजो पूरे फूल उठा के लाए, कैटरिंग करवानी है तो भेजो गाड़ी पूरा सामान लाए, तो हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे? और बिल्कुल जनरल है, हम मना कर देते हैं कि जाओ अपना बारात लेके, पूरा हमें नहीं करवाना, हम दूसरे करवा लेंगे। ठीक है, ऐसे ही clause 3, if the offer is an offer to deliver anything to the promisee must have a reasonable opportunity of seeing that thing offered is the thing which the promiser is bound by the promise to deliver। अब देखो भाई, मैंने गहने ऑर्डर किए कि बिटिया की शादी है, इतने गहने आ जाने चाहिए, गहने लेके आए तो कम से कम मैं चेक तो करूं, इतना तो मुझे टाइम दो, फूल मैं चेक तो कर लूं वही वाले फूल हैं कि नहीं, रसगुल्ला जो था मैं एक बार चेक तो कर लूं कि सारा मटेरियल सही है कि नहीं है। तो यही सेम चीज है कि आप इतनी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दो। अगर आप नहीं दे रहे हो तो आप भले से ऑफर करते रहो, मैं रिजेक्ट कर दूंगा,
और फिर ठीक है, ये चीज है कि आप वो जो पार्टी है वो आपकी ये रिजेक्ट भी कर सकती है। तो सेक्शन 38 जनरल रूल बता रहा है कि अगर आपने ऑफर किया और ऑफर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये नॉन परफॉर्मेंस नहीं मानी जाएगी, लेकिन ऑफर भी तो रीजनेबल होना चाहिए, टाइम प्लेस ये सब चीज रीजनेबल होनी चाहिए। एन ऑफर टू वन ऑफ द सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस हैज द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंस एज एन ऑफर टू ऑल ऑफ देम। इसको याद रखना, छोटी सी लाइन है, भूल नहीं जाना, ये पीछे में आ सकती है लाइन। जैसे कई सारे लोग मिलके गए थे, आप, आपकी बेटी, आपका बेटा साड़ी खरीदने। अब भैया वो आएगा तो सबको तो साड़ियां नहीं दिखाएगा एक एक करके, अच्छा मम्मी जी ने देख ली, अब बेटी जी देख लो, अब पापा जी देख लो, भैया जी देख लो, ये नहीं। अगर उनमें से किसी एक ने भी देख लिया तो भी ओके है। चलो अब आ जाओ आप, बाकी हम कल करेंगे, बस 39 में पढ़ा दूं आप लोग को। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीसिपेटरी ब्रीच देखो होता क्या है, जैसे आप लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल पढ़ा, बेल कब दी जाती है? इन द एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट, वो है ना, इन द एंटीसिपेशन ऑफ कि मैं कल को अरेस्ट हो सकता हूँ। ऐसे ही एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखना यहाँ पर एक्चुअल ब्रीच नहीं होती है, यहाँ पर ब्रीच एक्चुअल नहीं होती है, इट इज द एंटीसिपेशन दैट कल को ब्रीच हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि आपको एक डेट, इसमें एक्चुअली एक ना टाइम पीरियड टाइप फिक्स होता है कि भैया तुम्हें ना 1 तारीख को मेरा, या मान लो हमने अपना सामने वाला कॉम्प्लेक्स, सामने वाला प्लॉट उठाया हुआ है कि भैया तुम्हें 1 साल के अंदर इसमें 5 फ्लोर बनाने हैं। 6 महीने बीत गए और इनका काम ही नहीं शुरू हुआ है। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको लगता है 4 महीने में ये 4 मंजिल बना के खड़ा कर देंगे? इम्पॉसिबल है कि नहीं है? ऐसा लग रहा है कि ब्रीच हो जाएगा। इट इज द एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर क्या होता है, जो दूसरी पार्टी होती है या तो वो मना कर दे, खुद ही मना कर दे कि भैया हम नहीं कर पाएंगे परफॉर्म। क्या हो गया? या तो ये भैया गिराए, तुम ही गिराए हो, या तो ये अभी हम बताएंगे क्लास के बाद, तुम ही गिराए हो, ठीक है। या तो ये मना कर दे डायरेक्टली कि भैया हम नहीं कर पाएंगे खुद। देखिए, when the party to a contract has refused to perform, रिफ्यूज कर दे कि भैया मैं नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा, और डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग, या खुद को डिसेबल कर ले, डिसेबल हिमसेल्फ, हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, द प्रोमिसी में पुट एन एंड। देखो इसने डिसेबल कर लिया, हमें ऐसा उसके कंडक्ट को देख के लग रहा है कि ये कर ही नहीं पाएगा, परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये कैसे कर पाएगा, इसने अभी तक शुरू ही नहीं किया काम। तो या तो डायरेक्टली मना कर दे या डिसेबल हो जाए, डिसेबल हो जाए परफॉर्म करने से। तो दी प्रोमिसी, जो प्रोमिसी है, प्रोमिसर भाई, प्रोमिसर या तो मना ही कर दिया कि मैं नहीं परफॉर्म करूंगा, या ऐसे उसने काम किए कि वो कर नहीं पा रहा है। तो प्रोमिसी को ये राइट है। ध्यान रखना, सेक्शन 39 में 2 पॉइंट्स बता दिए इन्होंने कि इन केस ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द प्रोमिसी। प्रोमिसी क्या है? द प्रोमिसी में पुट टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट। प्रोमिसी कहेगा नहीं कराना तुमसे ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म, तुम जाओ अपना काम करो, हम किसी और से करा लेंगे। क्या कर सकता है? पुट दैट एंड, पुट एन एंड टू दैट कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देगा, अनलेस ही हैज सिग्निफाइड बाय वर्ड और कंडक्ट हिज एक्विसेंस इन इट्स कॉन्टिन्यूएंस। देखो 2 चीजें बताई, या तो वो खत्म कर दे या वो कंटिन्यू भी रह सकता है, लेकिन वो कंडक्ट से, चलो तो क्या है, उसने कहा हम अभी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपने मना भी नहीं किया, इसका मतलब आपने परमिशन दे दी कि करो। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो होती है जबकि प्रोमिसर खुद को डिसेबल कर ले या परफॉर्म करने से मना कर दे कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट। इसको ध्यान रखना, ड्यू डेट आने से पहले, क्योंकि ड्यू डेट आ गई और आपने नहीं किया तो वो ब्रीच हो ही जाएगा ना, फिर तो एंटीसिपेटरी का मतलब ही नहीं है। एंटीसिपेटरी हमेशा ड्यू डेट आने के पहले की बात होती है। तो ड्यू डेट से पहले हमने मना कर दिया या डिसेबल कर लिया, एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गई, देन व्हाट आर द रेमेडीज, रेमेडीज या व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू द प्रोमिसी। प्रोमिसी के पास 2 ऑप्शन है, या तो मना कर दे कि नहीं कराना तुमसे काम, या कहे चलो ठीक है एक मौका और देके देखते हैं, अभी तो ड्यू डेट में टाइम हो सकता है एक्स्ट्रा लेबर करके तुम कर ही ले जाओ। तो 2 चीजें हैं, समझ आ गया आप सबको? इससे आसान भाषा में समझाया नहीं जा सकते कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नहीं मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत। मैंने आज तक इतना इजी कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं पढ़ा है ना, ये प्रोविजन बहुत टफ लगते हैं ना, और हाँ जबकि मैम, बिल्कुल समझ नहीं आते हैं, बहुत दिक्कत होती है, ऐसा और लगता है पहली बार कि इतना ये, इजी लग रहा है। हाँ कि क्या है ऐसे आप पढ़ो हाँ। और एकदम बस आपके रिवाइज। एग्जाम्पल इतने इतने मतलब डेली लाइफ से कनेक्टेड होते हैं ना कि एकदम समझ आ गया, एकदम बहुत इजी। यार और ये क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। अब थैंक यू मैम, इतना इजी कर दिया आपने, थैंक यू थैंक यू। सो मच। अब कल मैं एग्जाम के बाद आऊंगी, तो आपका कल वही 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट होगी, ठीक है। मेरा भी पेपर है तो मैं थोड़ा कल का देख
आराम से हो जाएगा, अब कोई डरने की बात नहीं है, बस आप मैम इवनिंग में 6 o'clock है ना लोकल का क्लास? हाँ लोकल है और ये भी साथ साथ चलेगा। तो आपका अब आप लोग को बहुत टाइम देना है अपनी पढ़ाई पर, जो भी कुछ कर रहे हो 1 महीने एकदम बंद कर दो, बस पढ़ाई करो, ठीक है? चलिए ठीक है, ओके। मैम आज शाम को है ना? मैम आज शाम को 6 बजे है ना क्लास? हाँ शाम को 6 बजे है रेवेन्यू। बस एक चीज ध्यान रखना प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग बिल्कुल सर को पढ़ाने देना, और जो सर इंपॉर्टेंट बताते हैं सर इंग्लिश में पढ़ाएंगे और समझाएंगे हिंदी में। हिंदी वाले अपना जब सर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल उसको हिंदी पढ़ते जाइए और सर फिर हिंदी में बताएंगे ही। तो जो कीवर्ड है पीटी है, ये बिल्कुल नहीं जाना डिटेल में, पीटी है लोकल लॉ में, एकदम आपको फैक्ट 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 रटने हैं, क्योंकि अगर आपने लोकल लॉ पहले से नहीं पढ़ा है तो अब आप इसमें जाना मत अंदर डिटेल में, फिर ना आप यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे। मेरा ये एज अ फ्रेंड सजेशन है आपको, ठीक है? एज अ टीचर नहीं है। अब आप डिटेल में बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अब तो जितना बताया जा रहा है क्रैश है ना, क्रैश का मतलब ये आदमी टीचर ये मान के चलता है कि आपने चीजों को पढ़ा है, और मैं तो बहुत डिटेल में बताती हूँ, वरना क्रैश में कोई इतना बताता नहीं है ना? तो आप क्या करो, जो सर बता रहे हैं उसको टिक करो और एकदम रट लो कि यही पढ़ना, और क्वेश्चन वहीं से आएंगे आपके, ठीक है? तो आप लोग 6 बजे तैयार रहिएगा, मैं लिंक शेयर करेंगे और फिर अपने क्लास में रहिएगा, ठीक है? थैंक यू मैम। ओके, Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.